हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं राजेश शर्मा, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट अलवर स्वागत करता हूं आपका आर्यभट्ट मैथ्स ग्रुप चैनल में। मैं आपको जो फोर्थ क्लास का जो एग्जाम अभी समाप्त हुए हैं उनके जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं। तो आज जो मैं कराऊंगा वो कराऊंगा फोर्थ ग्रेड 21/9/2025 का सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का पेपर। तो जरा गौर से देखिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों का फायदा आपको आगे भी मिलने वाला है। तो देखिए, जैसे कि ये पहला सवाल है। पहले सवाल में ये कहता है, यदि किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 15,729 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले यहां पढ़ लें। अब ये क्या है कि इस पर खास बात यह है कि जो ये है वो दूसरे वर्ष का केवल चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरे वर्ष का। जबकि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज में और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों वर्षों का शामिल होता है और दूसरे वर्ष में केवल दूसरा ही वर्ष शामिल है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर मूलधन नहीं है तो हम मान लेते हैं मूलधन है कितना है भाई, 7% है। मूलधन है जो 100 रुपए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 100 रुपए। और जो दर 7% है, इसका मतलब 100 का 7% निकाल लेंगे तो ब्याज आ जाएगा पहले साल का कितना आ गया, 7 रुपए आ गया, राइट। अब दूसरे साल का जो ब्याज आएगा वो क्या आएगा, या तो ट्री मेथड से कर लो। ट्री मेथड में क्या करते हैं कि भैया ये जो ब्याज है उसको लिख लेते हैं, ये 7 रुपये है और ये 7 रुपये है, ठीक है। ये पहले साल का है और ये आपके दूसरे साल का है। लेकिन अभी ये दूसरे साल का निकालना पड़ेगा क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगेगा। ये वाला ब्याज तो हमने समान कर दिया, ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो 7 का 7% होगा, 7 × 7/100, यानी कि आ जाएगा 7 × 7/100 49/100 आएगा, जिसका अर्थ 0.49 होगा। कितना होगा, 0.49 होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो दूसरे वर्ष का, केवल दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो आएगा 7 + 0.49, कितना आएगा, 7.49 आएगा, ठीक है साहब। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज है दूसरे वर्ष का, जबकि सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज रखा है कितना, दूसरे वर्ष का 15,729। ये एक ही चीज है, तो जो सवाल में लिखी जाएगी चीज उससे ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों चीज क्या है, एक ही बात है। ये भी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और ये भी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हो गया 15,729 इंटू में बटे में 7.49 और इंटू में कितना आएगा, 100 क्यों, क्योंकि आपको मूलधन निकालना है। अब जब मैं पॉइंट हटाऊंगा बेटाओ तो 2 जीरो यहां लग जाएगी और अब मैं इसको काटूंगा तो काटने से पहले मेरे को विकल्प में आंसर नजर आ चुका है। क्या आ चुका है कि सर ये इसको तो नहीं काट रहा, लेकिन जब इसको भी काटेगा कितनी बार काटेगा, लेकिन जब मैं काटने के बाद गुणा इससे ही करूंगा तो आंसर में 4 जीरो आनी ही चाहिए। और मैं देखता हूं इस विकल्प में किसी में 4 जीरो नहीं है, केवल इसी विकल्प में 4 जीरो है। तो आंसर हो गया 2,10,000, ठीक है। और वैसे इसको काटोगे तो बेटा ये 21 बार कट जाएगा और आंसर आपका यही आएगा। तो आंसर इसका सी आ चुका है। क्लियर, ओके। आगे देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये है। अगले क्वेश्चन में ये कहता है कि ये जो सवाल है ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का है, लेकिन इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगा, जरा ढंग से समझना। पहला तरीका क्या है कि विनय ने कुल 25,000 रुपए की राशि का कुछ भाग तो साधारण ब्याज पर दिया और कुछ भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। अच्छा, यहां पर दर रखे 10%। दर कितनी है, 10%। और टाइम दे रखा है इसने 2 साल। अब अगर आप पढ़े लिखे समझदार बच्चे हो, आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इसने सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है। तो मैं देखता हूं कि 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा गुरुदेव। 1 साल का अगर 10% है तो 2 साल का 10 दूनी 20% हो जाएगा। जबकि अगर मैं इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूं, अगर मैं इसका 10% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूं, तो आप जानते हैं मैंने आपको समझाया हुआ है, रामबाण लगाते हैं। ये रामबाण क्या बला होती है, जो ऊपर वही नीचे क्या बला होती है, इसका आपको पता लगाने के लिए आपको वीडियो देखने पड़ेंगे परसेंटेज चैप्टर का, ठीक है बेटा। तो अगर मैं 10% पर 2 वर्ष का लगाऊं तो आता है 21%, बाकी 10% का तो आप याद कर लो, काफी महत्वपूर्ण है। काफी महत्वपूर्ण है कि 1 साल का 10 ही रहेगा, क्योंकि 1 साल का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। लेकिन अगर 2 साल कहता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट तो 20 आएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 21 आएगा। अब आप देखेंगे कि भाई अगर मैं इसमें निकालना चाहूं, दोनों में कॉमन क्या है, सर 20 यहां पर भी है और यहां पर भी तो 20% है, क्योंकि 20 के बाद तो 21 ही आया होगा ना। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का 20% निकाल लेता हूं। तो इसका मतलब अगर 25,000 रुपये मूलधन है और मैं इसका 20% निकालता हूं तो 20% जो आएगा वो आएगा, 2 जीरो कैंसिल करके कितना आएगा, 5,000 आएगा। यानी कि मुझे इन दोनों से जो ब्याज की प्राप्ति हो रही है वो 5,000 हो रही है। जबकि इस सवाल में कहता है कि दोनों से जो ब्याज की प्राप्ति हो रही है वो 5150 हो रही है।
5150 हो रही है। अरे इसका मतलब है मेरा थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि सवाल में 5150 आ रहा है और मेरा आ रहा है 5000। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा आया है वो कितना कम आ रहा है सर? मेरा जो कम आया है ब्याज वो आ रहा है 150 रुपए कम आया है। क्या इसका कारण तुम्हें पता है? यस सर, इसका कारण ये है कि हम देख रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज है जो 21% है, और हमने जो चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है वो निकाला है 20%, यानी कि 1% कम निकाला है। तो ये 1% की वैल्यू है। इसका मतलब ये 1% की वैल्यू अगर 150 है और मुझे संख्या निकालनी है, मुझे पूरी राशि निकालनी है, तो इसका मतलब मुझे उस राशि का 100% निकालना है। तो जब 1% 150 के बराबर होगा तो 100% निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 जीरो यहां चेप देंगे, 2 जीरो यहां चेप देंगे, और 2 जीरो यहां चेपी तो 2 जीरो यहां भी चेपेगी। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 1 को 100 से गुणा किया तो 100 आ गया, और 150 को 100 से गुणा किया 15000 आ गया। तो ये तरीके में आंसर आ गया, 15000 आंसर इसका आ चुका है। बाकी इसको एक्स वाले तरीके से भी कर सकते हो, एक्स वाला तरीका लंबा पड़ेगा, तो ये तरीका बेस्ट है। ठीक है बेटाओ, ओके। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं खाली आंसर पे निशान नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको तसल्ली से सवाल भी समझा रहा हूं। देखिए अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसमें क्या है कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी निकालना है, और ए बटा डी रखा है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर आपको ए अनुपात बी पता है, बी अनुपात सी पता है, और सी अनुपात डी पता है, तो अगर मैं इनको आपस में गुना करूं ना कि ए बटा बी इंटू बी बटा सी इंटू सी बटा डी, तो जो आएगा ना बेटा वो क्या आएगा? देखो, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, और ये आएगा ए बटा डी आएगा। यानी कि अगर आपको ए अनुपात डी का पता लगाना है तो आप ए बटा बी, बी बटा सी और सी बटा डी को गुणा कर दें बेटा, तो क्या आ जाएगा? वो ए बटा डी आ जाएगा। तो मैं ऐसा ही करता हूं। मेरे पास क्या क्या राशियां हैं जरा सुनिए। मेरे पास है ए बटा बी है, वो 2 अनुपात 3 है। बी बटा सी है, बी बटा सी जो है, बी बटा जो सी है वो 2 अनुपात 5 है। ए बी बी सी, अब आना चाहिए सी अनुपात डी आना चाहिए, जो मुझे निकालना है। लेकिन जब मैं इनको गुणा करता हूं ए बटा बी, जब मैं ए बटा बी इंटू बी बटा सी इंटू सी बटा डी करूंगा ना, तो काट पीट के क्या आएगा? ए बटा डी आएगा। अब देखो मान रखते हैं, ए बटा बी का मान है 2 बटा 3 है, बी बटा सी का मान 2 बटे 5 है, सी बटा डी का मान मुझे निकालना है, और ए बटा डी का मान भी सवाल में दिया हुआ है, कितना है? 1 बटा 2 है। तो अगर मैं यहां पर सी बटा डी का मान निकालूं तो ये सारी संख्याओं को मुझे ले जाऊंगा, ये जाएगा 5 तिया 15, वर्ष गुणा करूंगा 5 तिया 15, 15 एकम 15 आ जाएगा। और यहां जब मैं गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब सी अनुपात डी है, जो आ गया 15 अनुपात 8। इस सवाल का आंसर आ चुका है, तो आंसर इसका बी हो चुका है। सही है। तो ये इसका बेस्ट तरीका है। अगर स्टार्टिंग का और एंड का निकालने तो आपको बी के वैल्यू को या सी की वैल्यू को समान करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। ये बड़ा आसान सवाल है, ये ऑप्शन से भी हो जाएगा और मेथड से भी हो जाएगा। जैसे कहता है कविता की आयु तो 40 साल है, कविता है जो 40 साल की है, और शैलजा है जो 48 साल की है। अब ये कह रहा है बताइए कितने साल बाद उनकी आयु का अनुपात 6 अनुपात 7 हो जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका है, आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर 6 साल बाद अगर ये संभावना हो जाएगी, तो मैं अगर इसमें 6 जोड़ता हूं तो ये आएगा 46, और ये आएगा 48 प्लस 6 कितना आएगा? 54 आएगा। इनको काटने पर कभी भी 6 अनुपात 7 नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं है सर। अगला देखते हैं, आगे है 8 साल बाद। तो 40 में 8 जोड़ता हूं तो 48 आता है, और 48 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो 54 आता है। और अगर मैं इनका अनुपात निकालूं तो 6 कितना आता है? ये हो गया भाई 6 8 48, 6 नाम 54, 6 8 कितना आना चाहिए? 6 अनुपात 7 आना चाहिए। ठीक है, तो आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा। अर्थात अरे ये गलती कर दी, 48 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो मेरे बच्चों 48 प्लस 8 कितना आएगा? 56 आएगा। 48 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 56 आएगा। और अब बिल्कुल आ रहा है साहब, देखिए ये आ रहा है आपका 6 8 8 से काटो, 8 6 48 और 8 7 56। तो ये आंसर बिल्कुल 6 अनुपात 7 आ गया। कितने साल बाद? 8 साल बाद। ठीक है, तो 8 जोड़ने पर 6 अनुपात 7 आ रहा है। ये तो है विकल्प सेल करना। अगर मैं इसको मेथड से करूं तो मैं क्या करूंगा जरा सुनिए। मैं कहूंगा x साल बाद है, इनकी आयु का अनुपात 6 अनुपात 7 हो जाएगा।
तो कविता आज अगर 40 साल की है तो x साल बाद 40 प्लस x की हो जाएगी, और शैलजा इस समय 48 साल की है तो x साल बाद 48 प्लस x की हो जाएगी, और इनका अनुपात 6:7 होना चाहिए। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो सीधा शॉर्टकट है, पहले x को गुणा करके इसका अंतर निकाल लीजिए, फिर इसको इनको गुणा करके आपस में अंतर निकाल लीजिए। तो 7 को x से किया 7x आया, इसको गुणा किया 6x आया, अंतर आया x का। अब जब मैं इनको गुणा करता हूं तो 7 चौक 28 280 आएगा, और इसको इससे गुणा करता हूं तो 6 8 48 और 6 चौका 24, 6 8 48, 6 चौका 24, 24 और 4 होते हैं 28, कितना आया 288 आया। अंतर कितने का है 8 का, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8 होगी, और यही आंसर है। ये स्टाइल है कि पहले x को मल्टीप्लाई कीजिए 7x 6x अंतर x का, फिर 7 को 40 से और 48 को 6 से गुणा कीजिए, फिर जो अंतर आएगा वो 8 का आया वही है। यहां हमेशा हम बड़ी में से छोटे घटाते हैं, ठीक है, इसलिए माइनस में आने की उम्मीद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कहता है PQR ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। 3 महीने बाद P ने अपने निवेश की 20% राशि निकाल ली और Q ने अपने निवेश की 50% राशि का और निवेश की करा, और वर्ष के अंत में उनके लाभांशों का अनुपात ज्ञात। ठीक है, 3 लोग हैं PQR। एक P है जिसने प्रारंभ में कितने रुपए लगाए हैं, P ने प्रारंभ में कितने रुपए लगाए हैं देखते हैं। तो मैं मान लेता हूं P ने 100 रुपए लगाए, नीचे लिख लेते हैं। P ने है जो 100 रुपए लगाए, Q ने भी 100 रुपए लगाए, और R ने भी 100 रुपए लगाए। ठीक है भाई साहब, 3 महीने बाद P ने अपने निवेश की 20% राशि निकाल ली। P है जो 3 महीने तक तो इसके 100 रुपए लगे रहे, उसके बाद ये गया और अपने हिस्से के कितने रुपए 20% राशि निकाल ली। तो 100 का जो 20% होता है ना बेटा वो 20 होता है, तो 20 रुपए से निकाल लिए तो बचे कितने 80 रुपए, और ये धन है जो इसका 9 माह तक रहेगा। कितने माह तक रहेगा 9 माह तक, क्योंकि टोटल है जो 1 साल का हिसाब है, वर्ष का अंत है, 12 महीने का हिसाब चल रहा है। ठीक है साहब, अब क्यू की बात करते हैं। क्यू 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 ने क्या किया 3 महीने बाद, 3 महीने तक तो इसका ये धन लगा रहा, इसके बाद इसने क्या किया 50% की राशि और निवेश कर दी। तो 100 का 50% 50 रुपए होता है, अगर मैं 50 रुपए का और निवेश कर दूंगा तो ये 150 रुपए हो गया, और ये भी रहेगा कितने माह तक 9 माह तक। ठीक है साहब, अब बात करते हैं आर की। अब बात करते हैं किसकी आर की, आर का देखते हैं। आर आर है, आर भी उसी समय लेकर आया, लेकिन इसने कुछ नहीं किया, ना इसने राशि लगाई ना राशि निकाली, ये तो वर्ष के अंत के बाद ही आया, मतलब ये भूल गया राशि लगाकर। तो इसका धन 100 रुपए तो 12 माह तक लगा रहा, 100 रुपये 12 माह तक लगे रहे इसके। तो अरे सही है, इसके 100 रुपए 12 माह तक लगे रहे हैं। ठीक है साहब, ओके। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जीरो तो सब में कट रहा है, जीरो तो देखो 50 से पूरी संख्या कट रही है। देखो आप कहेंगे सर लेकिन 50 से नहीं कट रहा, तो जीरो तो काट लेते हैं, इसमें जीरो सब में कट रहा है, जीरो काट लो। सर जीरो ये है, जीरो ये है, जीरो ये है, जीरो ये है और जीरो है। अगर बीच में प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, कुछ भी हो, लेकिन अगर सारी संख्याएं कट रही है बेटाओ, तो सारी संख्याएं कट रही है तो काट दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद भी आप देखेंगे अभी 3 से भी कट रही है। देखो 3 इसके अंदर है, इसमें 3 3 9 ये हो गया, इसमें 3 ये कट गया, इसमें 3 3 9 ये हो गया। चाहे ये काट दो चाहे ये काट दो, एक काटनी होती है, और ये 3 चौके 12 हो गया। और अगर अब मैं इसको आगे हल करता हूं तो देखिए क्या होगा, ये आएगा 8 तिया, ये तो आया 10 और 8 तिया 24, 10 और 24 कितना हो गया 34, कितना हो गया 34 हो गया बेटाओ। अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो 10 ये 10 बचा है, यहां 8 तिया 24 बचा है, कितना हो गया 34 हो गया। और आप देखेंगे 34 में केवल एक ही विकल्प है ये, तो आगे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी कोई कर लो तो कोई मना करने वाला है नहीं, टाइम है तो कर लो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अब ये 34 आया, यहां देखो ये 15 तिया 45 प्लस 10 कितना आ गया 55, और 10 इंटू 4 कितना आ गया 40। तो आप देखेंगे 34 55 40, तो हमारा आंसर बी आ चुका है, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर।
ये कहता है एक्स और वाई किसी काम को 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है साहब, ओके। जेड अगर इनकी सहायता करेगा तो ये काम 3 दिन में हो जाएगा, ठीक है साहब, आगे चलो। तो ये कह रहा है जेड अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि एक्स अगर अकेला करता है, एक्स अकेला करता है तो 6 दिन लेगा, वाई अगर अकेला करता है तो मेरे बच्चों को कितने दिन लेगा, 8 दिन लेगा। अब कहता है जेड की सहायता से, यानी कि इस समय जेड भी है, एक्स भी है, वाई भी और जेड भी है। अगर जेड इसकी सहायता करना आ जाए तो काम 3 दिन में हो जाता है। तो जेड का अकेले का निकालना है, तो 8 का 6 का और 3 का एलसीएम निकाल लो। 8 का 6 का और 3 का एलसीएम आएगा 24, तो पूरा काम होता है 24। पूरा काम मान लो 24 है, पूरा काम कितना है, 24 है। ये 6 दिन, ये 8 दिन और ये 3 दिन। अब भाग देंगे तो ये आएगा काम, यानी कि एक दिन में ये 4 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा और ये एक दिन में 3 अट्ठा 24 8 काम करेगा, ठीक है। अगर मैं एक्स वाई जेड के काम में से अगर एक्स और वाई का घटा लूंगा तो जेड का काम आ जाएगा, तो जेड का आएगा, जेड का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ के, एक्स और वाई को जोड़ के तीनों में से घटा लूंगा, तो 8 में से 7 गया तो क्या आएगा 1, तो जेड 1 काम करेगा। मुझे समय निकालना है जेड का, तो टोटल काम मुझे 24 करवाना है जेड से, और वो 1 काम करता है एक दिन में, तो टोटल काम में जितना जेड काम करता है उसका भाग दे देंगे तो दिन आ जाएंगे। तो इस सवाल का आंसर आ गया 24 दिन, आंसर 24 दिन आ चुका है। ये लो सही है। बाकी इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो बेटा। कैसे, जरा सुनो कि भाई जड़ का निकालना है, किसका निकालना है, जड़ का। तो जड़ का निकालने के लिए तीनों के काम में से भाई 3 तो दिन है ना, काम होता है उल्टा, तो तीनों के काम में से एक्स का और वाई का घटा दीजिए, एक्स का और वाई का घटा दीजिए। उल्टा इसलिए क्या, क्योंकि काम निकालना है। अगर मैं 24 लघुत्तम लेता हूं तो आएगा 3 अट्ठा 24, यह आएगा 6 चौका 24, आएगा 8 तिया 24, यह आएगा 4 और 3 7, 8 में से 7 गया तो 1 आएगा, 1/24। ये काम है, और काम का उल्टा क्या होता है, समय होता है, तो सीधा 24 दिन भी ऐसे भी कर सकते हो बेसिक मेथड से, सामान्य तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा, आंसर का पता भी लग रहा होगा, और आपको समझ में चीजें भी आ रही होंगी, ठीक है। आगे देखो, ये सवाल है, ये पाइप और टंकी का सवाल। भाई साहब क्या कहता है, पी क्यू आर एक टंकी को क्रम से 28 मिनट में और 35 मिनट और 42 मिनट में भर सकते हैं। इन सभी पाइपों को एक साथ खोला गया, गलती से निकासी पाइप पी क्यू आर के साथ खोल दिया गया। यदि इससे टंकी 12 मिनट में भर गई तो कितने मिनट में निकासी पाइप पूरी भरी टंकी को खाली कर देगा। इसका मतलब क्या है कि एक नल पी है जो 28 मिनट में भरता है, दूसरा 35 मिनट में और तीसरा 42 मिनट में। इसके बाद एक चौथा नल और है जिसका नाम नहीं रखा है, वो खाली करने वाला है, वो टंकी को पूरी को 12 मिनट में, टंकी में पानी तो बाहर निकाल रहा है, लेकिन जब चारों खोल दे जाएं तो टंकी 12 मिनट में भर जाती है। तो कितने मिनट में निकासी पाइप पूरी भरी हुई टंकी को, देखो चारों के काम में से इन 3 का काम घटा दीजिए। जैसे अभी क्या है, मैंने पिछला सवाल समय और काम का, कि अगर मुझे पूरी भरी टंकी को, तो चौथे पाइप की मुझे क्षमता निकालनी है, तो चारों पाइपों के काम में से, चारों पाइप का काम कितना है, चारों पाइप जब खोल दी जाए तो टंकी 12 मिनट भर जाती है, तो हो गया 1/12। इसमें से घटा दीजिए तीनों पाइपों को काम, 1/28 माइनस 1/35 और माइनस 1 कितना 42। कई बार ये जो बेसिक तरीका होता है ये अच्छा होता है, ये छोटा हो जाता है। अगर मैं इनका लघुत्तम लूं, अगर मैं इनका एलसीएम लूं, तो अगर मैं 42 दूनी 84 करूं तो सब कुछ कट जाएगा। 84 के बाद ये आएगा 7 पंजे 35, 5 5 चौके 20, 8 पंजे 40 और 2 42, 5 चौके 20, 8 420। ये हो गया 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। 28 का देंगे तो 420 में जब 28 का भाग देंगे तो देखो ऐसे काट लेकर, सर 7 चौक 28, 7 छिंग 42, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, कितना आया 15 आया है। इसी प्रकार जब इसमें भाग दूंगा तो ये आएगा 35 से कम 35, बचा 7, तो 35 दूनी 70, और इसमें दूंगा तो कितना आएगा 10 आएगा। ओके गुरुदेव सही है। अब देखिए ये हो गया 15 और 12 और 10, कितना हो गया 37 हो गया। 37 में से 35 गया तो माइनस का 2 बटा कितना है 420 आया। माइनस का अर्थ है कि चौथा जो नल है वो टंकी को खाली करता है, खाली करने वाला नल है,
ये भर नहीं रहा है, खाली कर रहा है, तो इस माइनस की जगह लिख दिया खाली। और जब मैं इसको काटता हूं तो ये आएगा 1 2 दूनी 4 2 एकम 2, 1/210 आएगा। 1/210 है जो तो काम है, क्या है, काम है, मुझे निकालना है समय। तो काम का उल्टा क्या होता है, समय कितना हो गया 210, यानी कि चौथा जो नल है वो पूरी टंकी को 210 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये तरीका देखो, यही तरीका मैंने काम में ले लिया, सामान्य तरीका है। सेम सवाल थे, सेम सवाल थे, एक जैसे सवाल थे, एक समय काम का, एक पाइप टंकी का। तो समय काम और पाइप टंकी एक ही चैप्टर होता है। यहां पर नल ABCD आ जाते हैं और वहां ABCD व्यक्ति आ जाते हैं, इतना अंतर है बस। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। यस, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचता है, ठीक है। एक दिन वह अपनी यात्रा का केवल आधा भाग ही 5/8 समय में तय कर सका और शेष यात्रा उसकी गति में क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया जैसे 5/8 है, क्या है 5/8 है, तो मैंने इसको देख के मान लिया समय है, मैंने मान लिया कुल समय तो है 8, कुल टाइम लिया कितना 8, ठीक है, कुल समय 8 है, इसका टोटल अपनी दूरी को ये 8 घंटे में तय करता है, ठीक है। अब जरा सुनो, यह 45 की चाल से चल रहा है भाई। अब मान लो अगर आप 45 की चाल से चलते हो और आप टोटल 8 घंटा चलते हो तो आप कितनी दूरी तय करेंगे सर, हम करेंगे 8 पंजे 40, 8 चौके 32 और 4 36 360 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यानी कि अगर आप है जो 45 की चाल से चल रहे हैं और टोटल मूल समय आपका 8 घंटा है, 5/8 की जगह मैंने कहा नीचे वाला मूल समय होता है 8 घंटे का, अगर समय लेते हैं तो आपको टोटल समय, टोटल जो दूरी आपने 360 किलोमीटर तय की, ठीक है। आगे सुनो, अब यहां असली चीज है, एक दिन वह अपनी यात्रा का आधा भाग ही 5/8 समय में तय करता है, यानी कि 360 का आधा होता है 180। 180 किलोमीटर इसने तय किया कितने घंटे में, 5/8 घंटे में। कि 8 तो मूल 8 में से 5, 8 में से क्या है 5 है, यानी कि इसका मतलब है इसने ये दूरी है, क्योंकि जब 8 का 5/8, क्योंकि मूल समय 8 है, 8 का 5/8 निकालोगे ना बेटा तो इसका मतलब 5 घंटे में तय किया है, यानी कि उसने आधी दूरी तो तय करी है 5 घंटे में। अब कहता बताओ शेष यात्रा, तो शेष कितनी बची, अब आधी तय कर ली तो आधी बची, आधी बची तो 360 का आधा कितना होता है 180, या फिर मैं कहूंगा 360 में से 180 गया तो कितना बचा 180 बता। और समय टोटल 8 घंटे है, समय है जो टोटल 8 घंटे हैं, 8 घंटे में से अगर वो 5 घंटे चल चुका है तो बाकी दूरी तो आपको 3 घंटे में तय करनी है, क्योंकि टोटल समय आपका 8 घंटे है। 8 घंटे में से अगर 5 घंटा आप चल चुके हो तो बाकी अभी आपको 3 घंटा चलना है, यानी कि इस समय जो है दूरी ये है और समय ये है, तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी चाल होगी दूरी बटा समय, तो 180 बटा में कितना 3, और यह आएगा आपका 3 18, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ चुका है, डी आंसर। सही है धनाधन, ओके आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10, ये इंग्लिश का हिंदी में ये है, ये कह रहा है कंपनियां जे और एन द्वारा मिलाकर उत्पादित कलाई, देखो ये कंपनियों के नाम रखे हैं, ये हाथ घड़ियों का उत्पादन है, यानी कि इतनी घड़ियां बन रही है, यानी कि जे कंपनी ने 8790 घड़ियां बनाई, के कंपनी ने 8460, ऐसी अलग अलग कंपनियां हैं जिनके नाम नीचे लिखे हुए हैं और जो घड़ियां बना रही है वो इतनी बना रही है। तो कहता है कि कंपनी जे और एन ने कितनी जो घड़ियां बनाई है उसका अनुपात निकालना KLM द्वारा। तो एक काम करता हूं, पहले मैं जे और एन का उत्पादन निकालता हूं, जे और एन का उत्पादन निकालता हूं, ऊपर जगह है ऊपर कर लेते हैं सर, जे प्लस एन, ठीक है सर। जे कंपनी है उसका उत्पादन है 8790 और एन कंपनी है, एन ये ना एन कंपनी है उसका उत्पादन है 9426 रुपए। 6 9 + 2 11 का 1 हासिल लगी 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1, और 9 और 9 18,016, तो इन दो का आ गया। अब निकालना है हमें किस किस का, 3 कंपनियां हैं बची हुई, KLM, इनका निकालते हैं। के कंपनी का है 8460, ओके। एल का जो है वह 7224 और एम का है 8400। जोड़ते हैं 4 6 और 2 8, 4 4 8 और 2 10 की 0 हासिल लगी 1 और 8 से 24, ये आ गया 24084। अब इनका अनुपात निकालना है, यह 18016 अनुपात 24084, ओके सर। अब देखिए
अब अगर मैं इसको करने लगूं तो ये 4 से काट रहा है, 4 से ये कट रहा है, मैं 4 से पहले छोटी संख्या से काटता हूं, और तो मुझे कोई बड़ी संख्या तो नजर नहीं आ रही, 4 से काटते हैं। तो ये हो गया 4 चौके 16, 4 पंजे 20, जीरो लगेगा क्योंकि 16 में साथ देंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, फिर जीरो 4 चौक 16, 4 छक्की 24, जीरो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ठीक है सर, अब ये किससे कट रहा है? देखो 5 4 9 4 13, 5 से तो नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, ये है, ये कटेगा आपका 6, 4 से भी नहीं कट रहा, 9 9 नम्मा 9 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, कहीं गलती तो नहीं कर दी, जोड़ने में कर, दोबारा चेक कर दे, 87 90, ठीक है, कौन सी कंपनी है? जे, 87 90। फिर है एन कंपनी, एन कंपनी कितनी है? एन है 94 26, ठीक है, 6 9 2 11 का एक हाथ से लगी, एक, अरे यहां गलती कर दी, यहां गलती कर दी, यहां गलती कर दी, ये अपन ने गलती कर दी है, आपने नहीं, मैंने गलती कर दी भाई, मैंने कर दी सर। 6 9 2 11, 7 4 11 और एक 12 का दो हाथ से लगी, एक, 9 9 18, 18,216 आएगा। क्या आएगा? 18,216 आएगा, बताओ 18,216, और यह है 24,084। अब काटो आराम से, अब आप काटिए, आराम से काटते हैं, ठीक है। अब 4 से काटिए, 4 चौके 16, 2 बचा, 4 पंजे 20, जीरो, 4 चौक 16, 4 छक्की 24, जीरो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ठीक है। 4 चौके 16, 2 बचा, 4 पंजे 20, 2 बचा, यहां भी, यहां पर ने पुराना वाले कर दिया, 4 चौके 16, 2 बचा, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 पंजे 20 और 4 चौके 16। अब देखिए 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 2 8 1 9, 9 से कट रहा है, तो 9 पंजे 45, जीरो, 9 छक्की 54 आया, और 9 छक्की अनुपात लगेगा, ये 9 छक्की 54, कितना बचा? 6 बचा, 9 छक्की 54 और 9 नाम 81, 506 अनुपात 669 आया, बी आंसर आ गया, ठीक है। तो इस सवाल में कई बार कैलकुलेशन में गलती हो गई, देखो कितना अच्छे सवाल दिए हैं, संख्याएं भी छोटी मोटी नहीं रखी, बड़ी रखी है, बल्कि एसएससी में कभी कभी इससे आसान सवाल आ जाता है बेटा, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं, ये है, इसमें ये आसान सवाल है, कहता है कि 5/6, 2/9, 4/27 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी भिन्न कौन सी होगी? तो छोटी से छोटी के लिए क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो जब बटे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है तो तरीका होता है अंश का एलसीएम, अंश यानी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। इसका मतलब 5 2 4 का तो हम एलसीएम निकालेंगे, 5 2 4 का तो हम एलसीएम निकालेंगे, और 6 9 27 का हम एच निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 5 2 4 का एलसीएम होगा 20, और एच मतलब कॉमन, हायर कॉमन, और कॉमन आएगा 3, तो आंसर आएगा 20/3। आंसर कहां है? 20/3 है भाई, डी आंसर है। क्या आंसर है? डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां, किसी परीक्षा में एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 43, यानी कि टोटल जो विद्यार्थी हैं, कुल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 60 है। ओके गुरुदेव, आगे चलो। इन सबका एवरेज कितना है? 43 सबका। ओके, पास के अंकों का एवरेज ये है, फेल के अंकों का एवरेज 16 है, तो भैया अनुत्तीर्ण का परसेंट क्या है? तो इसको एलिगेशन से, मिश्रण के रूल से करते हैं। एक तो बेटा वो पास है और एक क्या है? फेल है। ओके, पास जो है उनका एवरेज 52 है, और जो फेल है उनका एवरेज कितना है? 16 है, जबकि सभी विद्यार्थी जो 60 विद्यार्थी हैं उनका एवरेज कितना है? 43 है। अब आपको पता ही है मिश्रण के नियम, एलिगेशन में घटाएंगे पहले, 13 में से 6 गया 7 आया, 3 में से गया 2 आया, और यहां आ गया 9, यहां आ गया 9, इनका अनुपात निकालेंगे, 9 एकम 9 और 9 3 27, तो ये आ गया 3:1 आ गया। इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। अब वही टोटल उसने 60 दे रखा है, तो ऊपर तो लिखेंगे 60, जो ऊपर वही नीचे करेंगे, तो 60 ऊपर, उसके हिसाब से टोटल ये है, हमारा टोटल है जो कितना है? 4 है। और निकालना क्या है? निकालना क्या है? अच्छा, तुम्हें निकालना क्या है? अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालना है।
तो आप इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर परसेंटेज ना निकालकर संख्या निकालनी पड़ती जब, तो मुझे एक एक पास विद्यार्थियों की संख्या अलग निकालनी पड़ती और फेल विद्यार्थियों की संख्या अलग निकालनी पड़ती। अब क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो मैं कहूंगा टोटल, यही कहता हूं टोटल विद्यार्थी कितने हैं 4, अनुपात से ही परसेंटेज निकल जाएगा। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 4, और अनुत्तीर्ण कितने हैं, अनुत्तीर्ण फेल कितने हैं, फेल है गुरुदेव 1। तो 4 में से अगर 1 फेल हो गया तो परसेंट के लिए इनटू में 100 करेंगे, और जब मैं काटूंगा तो इसका आंसर आएगा 25% आ गया, 25 डी आंसर आ गया, डी आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लो साहब, ये कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु 2016 रुपए में बेची, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य है 2016 रुपए, ये विक्रय मूल्य है। अब आपको ये अगर एसपी है, ये विक्रय मूल्य है, अगर विक्रय मूल्य पता होता है तो क्रय मूल्य निकालते हैं, और क्रय मूल्य पता होता है तो विक्रय मूल्य निकालते हैं, यानी कि एसपी पता हो तो सीपी निकालते हैं, और सीपी पता है तो एसपी निकालते हैं। अब करना क्या है कि आपको एक डायलॉग याद रखना पड़ेगा कि क्रय मूल्य अगर निकालना होगा तो क्रय मूल्य सबसे पहले वाली चीज होती है, क्योंकि आप जब किसी चीज को खरीदते हो उसके बाद ही तो बेचते हो, तो क्रय मूल्य पहले आता है और विक्रय मूल्य बाद में आता है। तो इसके लिए मैंने एक डायलॉग बताया हुआ है, जो आप चाहो तो लाभ हानि जब चैप्टर खोलोगे वहां एक डायलॉग है, पहले तो पहले और बाद तो बाद, यानी कि पहले वाली चीज निकालनी तो 100 पहला आएगा और बाद वाली चीज निकालनी तो 100 बाद में आएगा। तो यहां पर ये 2016 क्या है, विक्रय मूल्य, मुझे पहले क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य में 100 ऊपर आएगा, और क्रय मूल्य के बाद मुझे निकालना है लास्ट में विक्रय मूल्य, तो 100 का आएगा नीचे आएगा। सीधी स्टाइल है, मेथड भी है और स्टाइल भी है। पहले कहा 12% का लाभ, तो बेटा ये 112 हो गया, फिर कहा 20% का लाभ, तो ये 120 हो गया। इससे क्या हुआ, इस 100 से तो 100 कट गया साहब। अब काटिए, आगे हम काट लेते हैं। देखिए ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिया, या 8 से भी काट सकते हो, 8 से भी कट रहा है ये, 8 से भी हम काट लेते हैं सीधा। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 8 पंजे 40, बचा 6, 8 दूनी 16। अब 14 से तो नहीं कट रहा है ये, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 14 से कट रहा है, 14 एकम 14 कट रहा है, लेकिन 7 से काट लो पहले, आसान रहेगा। 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 छिंग 42, और ये हो गया 2 छिक्की 12, गुणा करेंगे 0, 6 छंगा 36, 6 तिया 18, 3 21, आंसर आएगा 2160। पूरा पूरा आंसर आ रहा है सी 2160, इस सवाल का आंसर आ चुका है मेरे भाइयों। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने मौजूद है बेटाओ। एक विक्रेता ने 2 पुरानी बाइकें प्रत्येक 18,000 रुपए में बेची, ठीक है साहब, ओके। एक पर उसे 20 का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10 की हानि हुई, तो संपूर्ण लेन देन में उसे लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करो। ठीक है, आराम से निकाल लेंगे। सर पहली बाइक का विक्रय मूल्य है 18,000 रुपए, पहली बाइक का विक्रय मूल्य 18,000 रुपए, ओके, और इसे 20 के लाभ पर बेचा गया, तो इसका क्रय मूल्य आएगा 100 बटे कितना, क्रय मूल्य में 100 ऊपर आता है बेटाओ, 20 का लाभ हो रहा है तो कितना आएगा 120। ये पहली का क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा पहली का। दूसरी का सीपी निकाल लेते हैं, उसमें भी आएगा 18,000 इनटू सीपी, निकालने के लिए हमेशा 100 ऊपर आता है, और 10 की हानि और कितना हो गया 90 हो गया। तो कुल सीपी निकालने के लिए अब इसको काटा पीटी करते हैं बेटाओ। तो देखो 0 से तो 0 कट गया, 12, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, और ये आया 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक 0 कम आएगी, 9 दूनी 18, 2 0 बची है भाई साहब, 9 दूनी 18 और ये 2 0। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि कुल क्रय मूल्य कितना हो गया। सर 15,000 इसका हो गया क्रय मूल्य, और 20,000 इसका हो गया, कुल क्रय मूल्य तो ये हो गया, ओके, जिसको मैं जोड़ता हूं तो 0 0 0 5 और 2 7, 5 और 2 7 नहीं, सॉरी, थोड़ा दिखने में दिक्कत आ जाती है बेटा, बोर्ड पर ही है ना, लाइटें चमक रही होती है स्टूडियो में, 3 0, और क्या कि मेरी आदत भी नहीं है, मेरी आदत भी नहीं है, मैं जो ये YouTube पर रिकॉर्डिंग लाइव बहुत कम लेता हूं, लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी आदत डाल रहा हूं, तो मुझे इसकी आदत भी नहीं कि कैमरे के सामने अकेला बोल रहा हूं, मेरा तो ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो मैं आदत डाल रहा हूं अपनी, धीरे धीरे मैं आदत डाल लूंगा और अच्छा आपको समझाने लग जाऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो 3 0 तो ये हो गए बेटाओ, और ये 5 आया, और ये 2 और 1 3 हो गए, ये हो गया 35,000। तो क्रय मूल्य तो आ गया 35,000 रुपए, और विक्रय मूल्य है, एक का विक्रय मूल्य 18,000 है, तो 2 का कितना हो गया 36,000 रुपए।
अब मुझे परसेंट लाभ या हानि चाहिए बेटा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। कितने का लाभ हुआ सर? 1 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। 35 में खरीदी, 36 में बेची। परसेंट जो लाभ होगा वो होगा 1 बटा सीपी कितना है? 35, और इनटू में कितना है? 100। काटते हैं, किससे कट रहा है? 5 से। 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10, 20 बटा 7 आ गया, जिसका अर्थ होता है 2 सही 6 बटे 7 प्रॉफिट। कहां है 2 सही 6 बटे 7 प्रॉफिट? ये है भाई, बी आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, ओके। तो वैसे तो ईमानदारी से जो मैंने सवाल कराए हैं ना, आपको यूट्यूब पर कराए हुए, एक बार देखना। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो नहीं देख रहे हैं, देखना, आप सारे सवाल मिल जाएंगे जितने भी मैंने कराए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है। देखिए बेटाओ, इसमें क्या होता है कि सीधा रामबाण लगा दो। ये सवाल मैंने कराया हुआ है, यूं का यूं आप परसेंटेज देख सकते हो। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए। गणित की कोई भी आकृति हो, परसेंटेज में अगर क्षेत्रफल पूछता है तो आप रामबाण लगा दीजिए। तो रामबाण में हम किसी भी संख्या को 2 बार लिखते हैं। वैसे भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 2 बार लिख दिया मैंने। रामबाण में क्या कहता है? ये 20 है, ये प्लस का कितना है? 20 है। फिर इन दोनों गुणा करना है तो प्लस 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 हो गया, और ये हो गया 20 इंटू 20 बटा कितना हो गया? 100 हो गया। और ये बेटाओ 2 जीरो मैंने काट दिया है। 20 प्लस 20 40, और 2 दूनी 4, 4 हो गया। 40 और 4 होता है 44% हो गया। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 44% सी। रामबाण से मैंने इसको हल कर दिया। कोई भी गणित की आकृति कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 15, ये देखो, साधारण ब्याज पर कोई राशि है जो कितने साल में भाई? 5 साल में 13,080 हो जाती है। ये भी करवा रखे हमने सवाल, 5 साल में 13,080 हो जाती है। ओके बेटा, फिर 8 साल में, यानी कि उसके 3 साल बाद कितनी हो गई? 16,023 हो गई। ठीक है साहब। मिश्रधन में से मूल ये है, इसमें से घटाएंगे तो क्या जाएगा? ब्याज आ जाएगा। 3 में से 0 गया, 3 आया। 12 में से 8 गया, 4 आया। इसके बाद यहां रह गया 9, यहां रह गया 5। तो 3 साल का जो ब्याज है वो 2943 आ गया। अगर मुझे 1 साल का निकालना होगा, 3 साल का है, तो काट दूंगा। 3 एकम 3, और 3 नाम 27, और 3 अट्ठे 24, और 3 एकम 3, यानी कि 1 साल का ब्याज है जो 981 आ गया। 1 साल का ब्याज है जो 981 आ चुका है। ठीक है साहब। अब मुझे यहां 5 साल का निकालना है, तो इसको 5 से गुणा कर दो। 5 साल का ब्याज निकालना है तो आएगा 5 एकम 5, 8 पंजे 40 की जीरो हासिल लगी, 4 5 नाम 45, 4 4901 आ गया। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 5 एकम 5 आएगा भाई, यहां 5 आएगा भाई राजू। ठीक है साहब, सॉरी। तो ये आएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, और 5 नाम 45, और 4 4905 आ गया। क्या आ गया? 4905 आ गया। एक बार दोबारा चेक कर लूं, कहीं गलती होने का चांस ज्यादा रहते हैं। 3 में से 0 गया 3, 12 में से 8 गया 4, ठीक है। 9 में से 0 गया 9, और यहां रह गया 15 में से 13 गया 2। 3 साल का ही हो गया तो 1 साल का हो गया। 3 नाम 27, 3 अट्ठा 24, बिल्कुल सही है। अब मुझे यहाँ 5 साल का निकालना है, गुणा कर दिया। 5 एकम 5, 8 पंजे 40, और 5 नाम बिल्कुल सही है। अब मुझे मूलधन निकालना है, तो 13,080 में से अगर मैं 4905 को हटा लूंगा तो 10 में से 5 गया 5 आया, यहां 7 बचा। 10 में से 9 गया 1 आया, यहां 8 बचा। 8115 है जो मूलधन आया है। लेकिन मुझे दर निकालनी है। दर बराबर क्या होती है? ब्याज गुणा 100। तो ब्याज 1 साल का रखो, ब्याज 1 साल का रखो, सबसे छोटा 1 साल का है, बाकी रख कुछ भी सकते हो। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 981 इंटू 100 बटे में मूलधन। मूलधन कितना निकाला आपने? सर मूलधन आया है, ये आया है ये 8,175, 8,175, और इंटू समय कितना है? 1 है। 25 से अगर मैं इसको काटता हूं, 25 से अगर मैं इसको काटता हूं तो देखिए कट रहा है 25 75, 25 75, बचा कितना? 7, बचा कितना? 25 75, बचा कितना? 6, 25 दूनी 50, बचा 17, 25 सत्तर 175, और 25 चुके 100, और ये हो गया 7 तिया 21, 32 तिया 96, और 2 98, बिल्कुल 3 बार कट गया। मैंने इकाई अंक देख लिया था कि 7 तिया 21 1 आ रहा है, और ये 4 तिया 12% आ गया। तो ये आंसर आ गया डी। ये लो बस कंप्लीट।
तो ये पेपर का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है मैथ्स का, समझाने का प्रयास भी किया है। थोड़ा भी मुझे ये कैमरे लाइट वाइट की आदत कम है, क्योंकि मैं बहुत कम आ पाता हूं, लेकिन अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं धीरे धीरे इसकी आदत डालूं, धीरे धीरे इसकी आदत डालूं। ठीक है, तो ये आपका ये पेपर हो गया है, फिर मिलते हैं जल्द ही। ओके, बाय बाय।